नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में अव्ययीभाव समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से समास के 4 भेद माने गए हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसका पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में विस्तार से। अव्ययीभाव समास। अव्यय शब्द, अव्यय शब्द के साथ में ई प्रत्यय का विधान होने पर अव्ययी शब्द बना। अव्यय शब्द अ उपसर्ग के साथ में वे मूल शब्द का विधान होने पर अव्यय शब्द बना। वे का अर्थ खर्च होना या रूप में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। अव्यय का अर्थ हो गया जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। यानी वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सदा समान रहते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, जिनके रूप में विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। ये अव्यय शब्द ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिनके रूप में विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। और जहां अव्यय की प्रधानता होती है और जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे निडर, निडर, निडर जो है वो नी उपसर्ग के साथ में डर मूल शब्द का विधान होने पर निडर शब्द बना, जो उन शब्द क्या है? अव्यय के रूप में प्रयुक्त है। इसका हम समास विग्रह करेंगे। डर से रहित, डर से रहित या बिना डर के, बिना डर के निडर। उसी प्रकार अनुसार, अनुसार अनु उपसर्ग के साथ में सार मूल शब्द है। जैसा सार है, जैसा सार है वैसा या सार के अनुरूप। इसी प्रकार आजन्म, आ उपसर्ग के साथ में जन्म मूल शब्द है। पूर्व पद क्या हो गया? आ है और उत्तर पद क्या है? जन्म है। पूर्व और उत्तर पद मिलकर के जो संपूर्ण पद बना वह पूरा का पूरा क्या बना? अव्यय पद बना। और यहां इसका समास विग्रह करेंगे तो आ जन्म, जन्म से क्या बनेगा? इसका समास विग्रह जन्म से। तो यहां आ का अर्थ क्या है? से। और आजीवन, इसका समास विग्रह करेंगे तो जीवन पर्यंत या जीवन भर। तो यहां आ का अर्थ क्या है? पर्यंत या तक या भर, आजीवन। यथा योग्य, यथा अव्यय शब्द है। योग्यता के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार या जैसी योग्यता है वैसे। तो यहां देखिए आप, उपसर्ग है, यहां भी अनु उपसर्ग है, यहां भी आ उपसर्ग है, यहां भी आ उपसर्ग है, यहां यथा क्या है? अव्यय शब्द। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपसर्ग
भी अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और अव्यय जो शब्द हैं वे भी क्या है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जहां पूर्व पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा या विशेषण के रूप में जहां प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, और समस्त पद जो बनता है वो अव्यय के रूप में देखने को मिलता है। जानते हैं अव्ययी भाव समास की जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में। पूर्व पद प्रधान होता है, यानी अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसको हमने 1 नंबर पे याद किया। 1 नंबर पे याद करने पर परिभाषा स्पष्ट हो गई कि वह समस्त पद जिसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। उपसर्ग या अव्यय का विधान होने पर समस्त पद अव्यय के रूप में कार्य करता है, यानी शब्द है उसका पूर्व पद उपसर्ग के रूप में या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, और समस्त पद जो होता है वो क्या है, अव्यय के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखना है। उत्तर पद संज्ञा या विशेषण के रूप में होता है, यानी जो समस्त पद होता है उसका जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा या विशेषण के रूप में कार्य करता है या विशेषण के रूप में देखने को मिलता है। शब्दों की द्विविरक्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। द्विविरक्ति का मतलब कोई शब्द है वो समान रूप में बार बार देखने को मिलता है, जिसकी आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को क्या है, द्विविरक्ति कहा जाता है, जो 2 बार प्रयुक्त होता है एक साथ। जैसे बातों बात, तो बात ही बात में, यहाँ बात बात जो शब्द है उसकी क्या हो रही है, बात शब्द की क्या हो रही है, द्विविरक्ति हो रही है। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, तो यहाँ रात शब्द की क्या हुई है, द्विविरक्ति हुई है। तो जहां द्विविरक्ति होने पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। फिर है अव्ययी भाव समास की क्रिया। अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जब हम अव्ययी शब्द पढ़ते हैं, अव्ययी शब्दों में जो एक रूप है वो क्या है, क्रिया विशेषण का है, जिसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द की बात करते हैं। अविकारी शब्दों की बात करते हैं जिसे हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इनकी जो भेद है उनमें एक भेद क्या है, क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो क्रिया विशेषण के रूप में भी ये देखने को मिलते हैं। जैसे चित्रांशु अत्यधिक सोता है, तो यहाँ सोता है ये क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक है। तो अत्यधिक जो शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण के रूप में है। और ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार दीपक सार्थक बोलता है, अर्थ सहित, तो बोलता है ये क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है, सार्थक है। तो सार्थक बोलता है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, और किस प्रकार का है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बोलने का जो ढंग है, तरीका है, वो क्या है, सार्थक है, अर्थ के सहित, अर्थ के साथ। छात्र दिन भर पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं यानी पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। इस क्रिया की विशेषता क्या है, दिन भर है। तो यहाँ दिन भर क्या है, काल का बोध करा रहा है। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, काल बोधक या कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दिन भर, पूरे दिन या समस्त दिन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अव्ययी भाव समास की कुछ विशेष बातें हैं। पहला पद अव्यय या उपसर्ग के रूप में जहां समस्त पद में देखने को मिलता है उसके हम समास विग्रह करते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति समास विग्रह करेंगे। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। और दूसरा समास विग्रह क्या होता है, जैसी योग्यता है वैसे। यथाशीघ्र, शीघ्रता से। यथोचित,
जैसा उचित है वैसा, यावत जीवन जीवन तक या जीवन पर्यंत, सहपत्नीक पत्नी के साथ, सहपत्नी सहपरिवार परिवार सहित, परिवार सहित या परिवार के साथ, सहशर्त शर्त के साथ या शर्त सहित, सावधान अवधान के साथ या अवधान सहित, भरपेट पेट भरकर भरपेट, तथा गति तथा माने वैसे वैसी गति तथा गति, आगुल्फ गुल्फ का अर्थ टखना होता है और आ का अर्थ क्या होता है? तक होता है। टखना तक, आपाद मस्तक, देखिए आप, मस्तक मस्तक होता है, पाद मानी पैर होते हैं, आ का अर्थ तक होता है। मस्तक से लेकर के, पाद मानी पैर, आ मानी तक, मस्तक से लेकर पैर तक, आजानु बाहु, बाहु मानी भुजाएं, बाहु से लेकर, जानु मानी घुटनों, आ मानी तक, भुजाओं से लेकर घुटनों तक, भुजाओं से लेकर घुटनों तक, आजीवन जीवन भर, जीवन पर्यंत या जब तक जीवन है तब तक, आजन्म जन्म से, आकंठ कंठ, आकार तक, कंठ तक, आकंठ। ये जो उदाहरण है वो महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ देखिए आप, आ का अर्थ क्या है? तक है। यहाँ भी आ का अर्थ क्या है? तक है। यहाँ आजीवन जीवन भर, आ का अर्थ क्या है? भर है या पर्यंत। और यहाँ आजन्म, आ का अर्थ क्या है? से है। और यहाँ भी आ का अर्थ क्या है? तक है। तो रूप में परिवर्तन हो रहा है। आ जो उपसर्ग है, जो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उसके अर्थ बदल रहे हैं। अगर यहाँ पूछा जाए, ये चार विकल्प दे दी कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें आ उपसर्ग का या आ अव्यय का अर्थ से है, ये अच्छा प्रश्न बन गया। तो उत्तर क्या होगा? आ जन्म, जन्म से, ये हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं हम दूसरा पद अव्यय, यानी पहला पद अव्यय होता है, कहीं कहीं पर हम उत्तर पद जो होता है उसको भी अव्यय के रूप में देखते हैं, तो उसकी परिचर्चा करते हैं। इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार, जी भर, जी भरकर या जी भरने तक, जीवन भर, जीवन तक या जब तक जीवन है तब तक, जीवन भर। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक।
नित्य प्रति, नित्य ही, नित्य ही। यहां देखिए आप भर, अनुसार, भर, पर्यंत, प्रति, जो उत्तर पद है वो क्या है, अव्यय के रूप में है, तो दूसरा पद अव्यय है और उत्तर पद अव्यय के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। इसके बाद में अगला जो नियम है वो ये कह रहा है कि नदीवाचक शब्दों के साथ पार शब्द आने पर अव्यय पद बनता है। यानी नदीवाचक शब्द, कोई भी नदी का नाम है, उस नदी के नाम के बाद में यदि पार शब्द आता है तब वह समस्त पद अव्यय के रूप में कार्य करता है और वहां अव्ययीभाव समास होता है। ये हमें ध्यान रखना है, नदीवाचक शब्द होना चाहिए। जैसे गंगा, गंगा पार, गंगा के पार, ये पार है वो अव्यय के रूप में है, ये नदीवाचक शब्द गंगा। गंगा के पार अव्ययीभाव समास हो गया। अगर हमें ये ध्यान नहीं होता है कि नदीवाचक शब्द के बाद में यदि पार शब्द आता है तब अव्यय शब्द बनता है, वहां अव्ययीभाव समास होता है, ये हमें पता नहीं होता, तब क्या होता है, यहां हम कौन सा समास करेंगे, संबंध तत्पुरुष समास के आ रहे, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ संबंध तत्पुरुष समास ना होकर के कौन सा होगा, अव्ययीभाव समास होगा। यमुना पार, यमुना के पार, यमुना पार। सरयू पार, सरयू के पार, सरयू पार। बाण गंगा पार, बाण गंगा के पार। ये नियम ये कहता है नदीवाचक शब्द के बाद में यदि पार शब्द आता है तब वहां अव्ययीभाव समास होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में है उत्तर पद अर्थ शब्द के रूप में हो, यदि वह के लिए अर्थ देता है तब वहां अव्ययीभाव समास होता है। यानी समस्त पद है, समस्त पद में यदि उत्तर पद अर्थ होता है, यानी अर्थ शब्द होता है और वह के लिए अर्थ देता है तब वहां अव्ययीभाव समास होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे गमनार्थ, दो शब्द हो गए, गमन धन अर्थ, ये उत्तर पद हो गया अर्थ, और इसका हम समास वगैरह करेंगे गमन के लिए। अर्थ जो है वो क्या अर्थ दे रहा है, के लिए अर्थ दे रहा है। दर्शनार्थ, दर्शन के लिए। दानार्थ, दान के लिए। भावार्थ, भाव के लिए। भोजनार्थ, भोजन के लिए। हितार्थ, हित के लिए। ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए। सेवार्थ, सेवा के लिए। ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा आता है सेवार्थ प्रस्थान तब यहां अव्ययीभाव समास नहीं होगा। सेवार्थ प्रस्थान अगर ये शब्द आता है तब वहां समास कौन सा होगा, ये देखना है हमें। सेवा के लिए प्रस्थान, यहां के लिए आ रहा है, के लिए किसका बोधक है, संप्रदान कारक का बोधक। किसका बोधक है, संप्रदान कारक का बोधक है। सेवा के लिए प्रस्थान, सेवा करने के लिए, तब वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ये हमें ध्यान रखना। तो ये जो शब्द है गमनार्थ है, दर्शनार्थ है, दानार्थ है, तो इन शब्दों के बाद में यदि अन्य कोई शब्द आता है तब वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ये हमें ध्यान रखना। जैसे सेवार्थ की बात आई, ज्ञानार्थ प्रवेश आ गया
यानी ज्ञानार्थ जो शब्द है उसके आगे प्रवेश आ गया, तब वहां जो समास होगा वो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ज्ञान के लिए प्रवेश, ये। तो इन शब्दों के बाद में यदि अन्य कोई शब्द आता है तब वहां अविभाव समास नहीं होगा, तब वहां कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अगर ये शब्द हैं और इसी रूप में आते हैं स्वतंत्र रूप में और उत्तर पद अर्थ है, वो के लिए अर्थ देता है, तब वहां जो समास होगा वो कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। पूर्वक शब्द होने पर भी अविभाव समास बनता है। उत्तर पद पूर्वक शब्द होने पर भी अविभाव समास बनता है। जैसे ध्यान पूर्वक, कुशलता पूर्वक, कृपा पूर्वक, चिंतन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक। इनका समास भी करेंगे। ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, ध्यान पूर्वक। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। पूर्वक जो शब्द है वो क्या अर्थ दे रहा है? के साथ। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ। चिंतन पूर्वक, चिंतन के साथ। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समस्त पद में यदि उत्तर पद पूर्वक शब्द है और वह क्या अर्थ दे रहा है? के साथ अर्थ दे रहा है, तब वहां अविभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। इसी प्रकार अगला नियम है, पद की आवर्ती होने पर, यानी द्विविभक्ति की बात की, पद की अगर आवर्ती होती है तब भी वहां अविभाव समास होता है। जैसे घर घर, एक एक, घर घर। समास विग्रह करेंगे। प्रत्येक घर, घर घर। एक एक, प्रत्येक। या ऐसा कहें, एक के बाद एक, एक एक करके आए, एक के बाद एक, प्रत्येक। एकाएक, एकाएक। किस रूप में लिखा जाता है? यकाएक। व्यवहार में हम क्या बोलते हैं? यकाएक। एक के, एक के तुरंत बाद एक, यानी एक के तुरंत बाद एक, एकाएक ऐसा हो गया, यानी अतिशीघ्र। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, दिनों दिन। खासम खास, खास में भी खास, खास में भी खास, खासम खास। साफ साफ, साफ के बाद साफ। सरल रूप में ऐसे कहते हैं हम, साफ साफ बोलो, यानी स्पष्ट बोलना। सालो साल, साल के बाद साल, साल के बाद साल, सालों साल। कानो कान, एक कान के बाद दूसरे कान में। कानो कान ये खबर फैल गई, तो कानो कान यानी एक कान के बाद दूसरे कान में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में, तो एक कान के बाद दूसरे कान में।
तनातनी, तनने के बाद तनना, तनातनी क्रिया का रूप है। देखा देखी ये भी क्रियापद, देखने के बाद देखना, देखा देखी। चला चली, चलने के बाद चलना। भागम भाग, भागने के बाद भागना। मारा मारी, मारने के बाद मारना। लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना। लूटना लूटना में भी अंतर है। लूटना किसी अन्य को लूटना, लूटना स्वयं लूट जाना, ये ध्यान रखना। लू दीर्घ आता है तो दूसरे को लूटना, और लूटना स्वयं लूट जाना। टालम टोल, टालने के बाद टालना, टालने के बाद टालना। धड़ाधड़, धड़ के बाद, धड़ के बाद धड़ से गिरने की आवाज। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। बारंबार, बार के बाद बार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ वापिस आ जाना यानी शीघ्रता से। रातों रात, शहर में चोरी हो गई। रात ही रात में। इस प्रकार शब्द की जब आवृत्ति होती है, द्विरुक्ति होती है, तब वहां अव्ययीभाव समास होता है। फिर है अक्षी के साथ अव्ययीभाव समास। अक्षी शब्द जैसे प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, समक्ष है, ये शब्द तीनों ही पूछे हुए हैं प्रतियोगी परीक्षा में। प्रत्यक्ष संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन अक्षी। संधि पद में अक्ष लिखा जाता है। अक्षी का अर्थ नेत्र होता है। प्रत्यक्ष नेत्र के आगे या ऐसा कहें अक्षी के आगे परोक्ष, परधन अक्षी परोक्ष। आंख से परे या अक्षी से परे परोक्ष। समक्ष, सम उपसर्ग अक्षी, सम मानी सामने। आंख या नेत्र, आंख के सामने शब्द से लें, अक्षी के सामने। अक्षी अक्षी में भी अंतर होता है। देखिए आप, अक्षी नेत्र या आंख,
और अक्षी, आंख वाली, आंख वाली, जैसे मीनाक्षी, ऐसा लिखा है मीनाक्षी। यो मीन जैसी आंखों वाली, यहाँ ची दीर्घ है, अगर ची छोटा करेंगे तो मीन जैसी आंखें, ये देखिए आप, मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें, मछली जैसी आंखें और मछली जैसी आंखों वाली, ये ध्यान रखना। इसके बाद में चर्चा करते हैं जो विशेष उदाहरण है उनके बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र, शीघ्र हो उतना, यथाशीघ्र, इसको शीघ्रता से पहले लिखा गया लेकिन इसका समास विग्रह क्या है, जितना शीघ्र हो। अनुदिन, दिन के बाद दिन, अनुदिन। निधड़क, नि उपसर्ग जो अव्यय के रूप में है, निधड़क, बिना धड़क के, बिना धड़क के। बेशक, बिना शक के, बेशक। बखूबी, देखिए बै उपसर्ग है, खूबी के बै का अर्थ क्या हो गया, साथ, खूबी के साथ, बखूबी। हर रोज, हर का अर्थ प्रति, समास विग्रह करेंगे प्रत्येक रोज। हर साल, प्रत्येक साल। नियोग, महत्वपूर्ण उदाहरण है, योग माने जुड़ना, नियोग ठीक, ठीक तरह से योग, ठीक तरह से योग। अतिरिक्त, अति का अर्थ अधिक हो गया, रिक्त से अधिक, रिक्त से अधिक, अतिरिक्त। निघोड़ा, बिना घोड़ा के, यानी बिना पैर वाला। घोड़ा का अर्थ क्या होता है, पैर होता है, निमानी रहित हो गया। निघोड़ा, बिना पैर वाला, बिना घोड़ा के। निरंध्र, संधि विच्छेद करेंगे, निर उपसर्ग निकाल कर निर्धन रंध्र, ये उपसर्ग हो गया, संधि विच्छेद हमने शुरू में किया, निर धन रंध्र। समास विग्रह करेंगे, रंध्र छिद्र को कहा जाता है, रंध्र से रहित, निरंध्र। रंध्र छिद्र को कहा जाता है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। हर दिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन। ये हमें ध्यान रखना है कि स्थिति कोई भी आए, प्रतिदिन आए, हर दिन आए, दिन दिन आए, समास विग्रह एक ही होगा, प्रत्येक दिन, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार प्रतिपल, प्रत्येक पल, हर पल, प्रत्येक पल, पल पल, प्रत्येक पल। स्थिति कोई भी हो उसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक से करेंगे, प्रत्येक पल, हर पल, पल पल। इसी प्रकार जैसे क्षण क्षण आ गया, समास विग्रह करेंगे प्रत्येक क्षण, हर क्षण, प्रति क्षण,
तो प्रत्येक से समास विग्रह हम करेंगे। तो आज हमने अव्ययीभाव समास के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल तत्पुरुष समास लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।